रिएक्शन, बट आपको ध्यान रखना है कि 1 मोल बोला गया है। चलिए पहले लिख देते हैं H2O ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाएगा, H+ में जाने वाला है। H2O से H+ चला जाएगा और साथ में जनाब O2 बनने वाला है। क्लियर है ना, ऐसा ही तो होगा, यस। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखिए O2 है तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर आपको 4H+ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जनाब कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ पर 4H+ है, यानी कि आपको यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का एडिशन, नहीं इस तरफ नहीं, उस तरफ करना पड़ेगा ना, यस यस यस, उस तरफ करना पड़ेगा। जनाब यहाँ पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन का भी एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉजिटिव है तो 4 नेगेटिव भी होना चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए। क्लियर है, यस। बट आपसे पूछा गया है 1 मोल ऑफ H2O, दिखाई दे रहा है ना, 1 मोल ऑफ H2O आपसे पूछा गया है, बट आपने किसका निकाल लिया है, आपने बैलेंस करते करते 2 मोल का निकाल दिया है। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 2H+ बचने वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ O2 और जनाब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन पर आपको फॉर्मूले का यूज करना है। तो जनाब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या डिपॉजिट जैसा कुछ भी होता है ना, मास डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा वैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले को रिकॉल करिएगा, W = Z × Q। बोलिए हाँ कि ना, रिकॉल कर लेंगे, यस। Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई F। अब Q क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा गया ना, तो चलिए इसको ओपन कर लेंगे, IT अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलाम। ओके, इन कूलाम पूछ गया, यानी कि आपको Q का Q ही रखना है, Q यानी कि चार्ज ही आपसे पूछा गया है। ग्रेट, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर भी कूलाम लिखा हुआ है। ओके, तो Q का Q ही रखेंगे। अगर हमें करंट पूछी जाती है एम्पियर में तो हम Q को ओपन कर लेते हैं, I × T कर देते। बोलिए हाँ कि ना, ये फार्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अब जनाब इक्विवेलेंट वेट को भी हम ट्रैक कर लेते हैं, क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, देखिए सॉरी मॉलिक्यूलर वेट होता है, नंबर ऑफ मोल्स बोलिए हमने, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर बोल दें या फिर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दें। चलिए n फैक्टर लिखने वाले हैं हम यहाँ पर, n फैक्टर × F × Q। W तो रहने ही वाला है, सही है, तो सब कुछ मिल चुका है। तो जनाब हम चलिए पुट करते हैं वैल्यूज को, राइट। तो पूछा गया हमसे Q, तो चलिए पहले थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। Q को एक साइड ले आते हैं ना, Q पूछा गया है हमसे, तो Q यहाँ पर रहेगा, यानी कि वेट × n फैक्टर हो जाएगा, वेट W × n फैक्टर × फैराडे F, राइट। और नीचे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। कुछ नजर आ रहा है क्या आपको, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, Q लिखेंगे, कुछ नजर आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भैया क्या होता है, बोलिए बोलिए क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स होता है ना, यस। आपको मोल्स लिखे हुए हैं, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को आप 1 लिख देंगे, मोल्स ना। n फैक्टर जनाब यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सचेंज हुए हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमको लिखना पड़ेगा। और क्या था, F की वैल्यू दी हुई है क्या, यस, F की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए 96500 कूलाम, सही है। तो इसको आप मल्टीप्लाई, देखिए कुछ तो छूट रहा होगा हमसे, F देखिए 10⁵ में पूछा गया, अच्छी बात है, 10⁵ में पूछा गया, तो 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 2 × 5 10, 1 2 6 18, 1 सॉरी 2 6 12, 1 13, 18 1 19, 193,000। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1.93 × 10⁵ लिख सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना। एंड 1.93 को हम राउंड ऑफ करके 2 लिख देंगे। तो बताइए जनाब ये क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आप नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन यानी कि आंसर नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, 2। ग्रेट, इस वाले फॉर्मूले को आप रिकॉल कर लेंगे। इस वाले फॉर्मूले का यूज जनाब जनवरी 2024 के भी क्वेश्चन में हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और साथ में जनवरी 2023 के भी क्वेश्चन में इसका यूज हुआ है। इस फॉर्मूले को रट के जाना है, W = Z × Q बोलेंगे, Q = IT होता है, बाकी Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F बोले तो 96500 कूलाम। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर गिवन बिलो, तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए गए हैं। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन इज गिवन एज K इक्विलिब्रियम, ओके, तो 10⁻⁴ यानी कि आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। तो जनाब इसी तरीके का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर पूछा गया था अप्रैल 2023 में। तो PYQs रिपीट होते हैं जनाब, मार्क कर लीजिए इस लाइन को, PYQs रिपीट होते हैं तो प्रैक्टिस करनी है हमको। चलिए अब आपको यह समझना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कहां से लेकर आते हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेकर आता है। तो क्या आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है, पढ़ लिया होगा। ΔG0 = क्या होता है जनाब, 2.3032 RT log K इक्विलिब्रियम, पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा होना चाहिए। अब ΔG0 की क्या जरूरत है यहाँ पर, ΔG0 तो यहाँ कहीं पर है भी नहीं। तो ΔG0 का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा है, ΔG0 = -NFE0 सेल, याद आया, आना चाहिए आना चाहिए, यानी कि ΔG0 तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, बोलिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, देखिए ध्यान से देखना है हमको, -NFE0 सेल एज इट इज रखेंगे, और क्या है 2.3032 RT log
के इक्विलिब्रियम, तो आपको यहाँ पर के इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है, ठीक है। माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्लियर है, ओके। चलिए ई नॉट आपको दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है दोनों का, यानी कि आपको ई नॉट सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मास्टरी हासिल हो चुकी होगी इन सारी चीजों पर, अगर आपने 2023 की पीवाई की प्रैक्टिस कर रखे हैं पहले से ही, करने हैं ना, यस करने हैं। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड क्या होता है, जहां पर रिडक्शन हो रहा हो, एनोड क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो। जो मैं बोलने वाला हूं उसको बहुत ही ध्यान से लिख लेना है। एनोड पर ऑक्सीडेशन भले ही होता हो, बट लिखेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल ही। क्या बोला मैंने, एनोड पर ऑक्सीडेशन भले ही होता हो, बट इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना होता है। क्लियर हो रही बातें, होनी चाहिए जनाब, होनी पड़ेगी क्लियर, ओके। माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो आपसे देखिए आंसर किसमें पूछा गया है, के इक्विलिब्रियम, ओके ओके ओके। जनाब यहाँ पर एन एफ को इस तरफ ले जाएं तो दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और ई नॉट सेल को हम ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करने वाले हैं, राइट। अब ये माइनस को थोड़ा बाहर ही रखने वाले हैं हम, ठीक है, माइनस को यहाँ पर रोक लेते हैं। एन एफ नीचे जाने वाला है 2.3032 आर टी एन एफ आ गया नीचे, लॉग के इक्विलिब्रियम। तो जनाब कुछ कुछ बनता नजर आ रहा है क्या आपको, बताइए, आ रहा होगा। 2.3032 आर टी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, 0.06 लिख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि नहीं, नहीं बताया गया है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसको हम 0.06 लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये तो आपने सीख ही लिया होगा, ग्रेट। यहाँ पर माइनस तो रहे, माइनस को आप यहाँ पे भेज दें तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, सही है। चलिए माइनस को यहाँ से हटाकर इस तरह भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दिक्कत करेगा ये, ओके। तो माइनस को हमने यहाँ पर भेज दिया, क्लियर है, यस। ई नॉट कैथोड माइनस ई से लिख दिया हमने, ओहो गलती जनाब, गलती हो गई हमसे। ई नॉट एनोड लिखना चाहिए हमको यहाँ पर, ई नॉट एनोड, क्लियर, ओके। ई नॉट कैथोड यानी कि रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है जनाब, बताइए यहाँ पर रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन वाली रिएक्शन को तुम लिखेंगे MnO4 निगेटिव, यहाँ पर Mn +7 में था तो +7 से +2 में आया है, यानी कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन। यानी कि कैथोड में हमको ये लिखना पड़ेगा MnO4 निगेटिव टू Mn2+, यानी कि 1.51। आइए नीचे 1.51 माइनस ई नॉट एनोड, यानी कि जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भले ही हो रहा हो बट लिखना हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, CO2, यहाँ पर कार्बन किसमें है, +4 में है। यहाँ पर जनाब कार्बन किसमें हो जाएगा, 8, यहाँ पर हो जाएंगे तो 6, यानी कि यहाँ पर कार्बन है +3 में। तो क्या है, आपको यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल नजर आ रहा है ना, आ रहा है, +4 से +3 रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स इसको आप एज लिखने वाले हैं -0.49 इक्वल टू करेंगे 0.06 लिखेंगे। तो जनाब यहाँ पर 0.06 तो हो जाएगा, बट जैसे ही आप n की तरफ आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ जाएगी। ओहो हमने ध्यान ही नहीं दिया था, तो पहले रिएक्शन ही बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, थोड़ी सी स्पेस हमको चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे भैया, यस यस यस, तभी तो लिख पाएंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, पढ़ाई करनी पड़ेगी जनाब, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है ना तो दिक्कतें रहेंगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आपसे होगी नहीं, और साथ में आपसे रिडॉक्स चैप्टर के भी कुछ PYQ छूट सकते हैं। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आना चाहिए, मैंने चारों पॉइंट लिखा है बड़ी शिद्दत के साथ। चलिए MnO4 निगेटिव, यहाँ पर MnO4 निगेटिव किसमें जा रहा है, Mn2+ में। तो हमको क्या लिखना पड़ता है, ऑक्सीडेशन ही यहाँ पर रिडक्शन होगा, पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, MnO4 निगेटिव से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 निगेटिव से कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में, ठीक है। अब हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब जनाब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होने वाला है, H2C2O4 से CO2, दिखाई दे रहा है ना, H2C2O4, H2C2O4 से CO2। अब जनाब चारों पॉइंट रिकॉल करेंगे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के, जो हमने लिखाए हैं आपको, राइट। क्या है पॉइंट्स, क्या पॉइंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी है उसको बैलेंस करना है। यहाँ पर Mn है यानी कि बैलेंस है। यहाँ पर आइए H2C2O4, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में भी नहीं सोचना है, आगे बताएंगे हम तब सोचना है। 2 कार्बन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 कार्बन हो जाने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का एडिशन करना होता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का एडिशन, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा ना, यस, O4, यानी कि आपको 4 H2O करना पड़ेगा, तभी तो 4 ऑक्सीजन आपको मिलेंगे जब 4 H2O का एडिशन करेंगे। यस, यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर, तो यहाँ नहीं, यहाँ पर भी 4 हो चुके हैं, राइट, 2 2 जा 4, ओके, ये बैलेंस हो चुकी है पहले से ही। थर्ड पॉइंट पर आइए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का एडिशन करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का एडिशन करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 8 हाइड्रोजन है ना, तो 8 H+ हमें करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि 2 H+ आपको इस तरफ भी करना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चौथा पॉइंट चार्ज को बैलेंस करने के रिगार्डिंग है। चार्ज, यहाँ पर चार्ज जनाब कितना है, +8, जस्ट अ सेकेंड, देखिए इसमें देखिए प्रोडक्ट साइड क्या है, +8 H+ है, यहाँ पर -1,
तो यानी कि +7 हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड क्या है +2। तो जनाब यहाँ पर हम +5 इलेक्ट्रॉन कर दें अगर हम रिएक्टेंट साइड, तो डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देते हैं इस तरीके से। बढ़िया है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जनाब रिएक्टेंट साइड कोई भी चार्ज नहीं है, बट प्रोडक्ट साइड 2H+, यानी कि 2 पॉजिटिव का चार्ज है, तो यहाँ पर भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना पड़ेगा, तभी तो जनाब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। चलिए आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है, बट अगर आप ओवरऑल रिएक्शन निकालना चाहते हैं ना, तो क्या करना होता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो ऊपर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें इस रिएक्शन को, ओहो कैसे करेंगे ये, इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे ना। यस, बिल्कुल हो जाएंगे। तो जनाब करते हैं, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी लेंदी क्वेश्चन हो रहा है। तो 2 देखिए ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन वाली ना, रिडक्शन वाली है, रिडक्शन रिएक्शन है यहाँ पर ये, या फिर थोड़ा हम इसको कवर कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी, अदरवाइज दिक्कतें रहेंगी। चलिए इसको थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं, बाद में इसको ओपन कर दिया जाएगा। क्लियर है, ओके। यानी कि अब हम यहाँ पर इरेजर का यूज नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कतें रहने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पर जनाब रिडक्शन रिएक्शन हम लिखने वाले हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 2MnO4 निगेटिव होगा, +16H+ हो जाएगा, +10 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, इसको जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सब आने वाला है, इक्वल टू करेंगे 2Mn2+ हो जाएगा, +8H2O हो जाने वाला है। बोलिए हाँ कि ना, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, 5H2C2O4 हो जाएगा, इक्वल टू जनाब इक्वेट करेंगे तो 5 यानी कि 10CO2 हो जाने वाला है, +10H+ हो जाएगा, एंड जनाब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाने वाले हैं। अब इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। सही है, तो जनाब ये बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार फिर से हमें ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। ओवरऑल रिएक्शन 2MnO4 निगेटिव, +16H+। चलिए रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ n पता करना था, तो n क्या होने वाला है, 10, n की वैल्यू 10 हो जाने वाली है, n की वैल्यू 10 हो जाने वाली है, यहीं पर तो लिखना था। अब क्या है, अब जनाब हम भूल भी गए हैं, क्या लिखना था हमको, लॉग के इक्विलिब्रियम। यहाँ पर लॉग के इक्विलिब्रियम आपको सॉल्व करना है। देखिए कर सकते हैं, कर सकते हैं जनाब। इसको थोड़ा सा पहले हम लाइन खींच देते हैं कि इसके नीचे आपको नहीं जाना। क्लियर है, यस, कि उसके नीचे तो हमने बैलेंसिंग समझी है रिएक्शंस की। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, 1.59 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.59 प्लस 0.49 क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, इंटू 10 होगा, डिवाइडेड बाई 0.06 होगा, इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम। बोलिए हाँ कि ना। यहाँ से पॉइंट आएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ने वाले हैं, तो जनाब 2000 डिवाइड बाई 6 क्या होता है, 2000 डिवाइड बाई 6 यानी कि 2 से देखिए 3 जाएगा, तो 1000 डिवाइड बाई 3 क्या होता है, 333.3, राइट, 333.3। बट आई थिंक इसका आंसर 333 नहीं आ रहा है, 339 आ रहा है। ओके 339, यस जनाब 339 आ रहा है इसका आंसर। तो क्या गलती हो रही है हमसे जनाब, जो गलती हो रही है ना वो आपको हम बताते हैं क्या गलती हो रही है। ये हमने 0.06 लिख दिया था, 0.06 नहीं 0.059 लेना होगा। अगर बताया जा रहा है तभी ये सब करना है जनाब, ठीक है। 0.059 हम लेंगे, और कहीं लिखा था हमने नहीं, 0.06 यहाँ पर भी हमने लिख दिया है, तो 0.059 लिख लेते हैं। क्लियर है, 0.059 यहाँ पर 0.059 अगर आप लेंगे तो 2 इंटू यहाँ पर भी 0.059 लेंगे हम, इसको हटाते हैं, हटाएंगे, यस 2 इंटू 1000 तो रहेगा ही रहेगा, 1000 रहेगा ना, 1000 नहीं रहेगा, 10 रहेगा सबसे पहले, बाद में करते हैं आगे। 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.059, इसको आप ऐसे करेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाने वाले हैं। अब 20,000 डिवाइड बाई 59 करना पड़ेगा आपको, 20,000 डिवाइड बाई 9 करना, मतलब लॉग के इक्विलिब्रियम आपको यहीं पर हम लिख देते हैं। बाकी 20,000 डिवाइड बाई 59 करना होगा, तो चलिए कहाँ पर करते हैं, चलिए यहाँ पर कर लेंगे 59, 20,000 जनाब यहाँ पर 3 से जाएगा, 180 होता है ना 60 से, तो यानी कि 157 हो जाने वाला है। 60 या 180 नहीं, 187 होगा, राइट 187 नहीं जनाब 177 होगा। ओहो बड़ी कन्फ्यूजन है जनाब, बड़ी कन्फ्यूजन है। 177, 23 आ जाने वाला है, जीरो बढ़ जाएगा, तो 3 यानी कि अब 3 से ही जाएगा, 6 चौक 24, यस 3 से ही जाएगा, तो 177 एक बार फिर से होगा, 23, 30, 53 यानी कि 53, जीरो आगे बढ़ जाने वाला है। ओके अब जनाब किससे जाएगा, 6 मान लेंगे ना इसको, 6 8 48, 6 9 54, 6 8 48, 8 से जाएगा, 8 9 72, 2 8 45, 7 47, 9 9 81, 9 5 45, यानी कि 8 से जाने वाला है, बट बहुत ही करीब जाएगा। 8 9 72, 2 से लग जाएंगे 7, 8 45, 7 47, 10 से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 52 यानी कि 58, यस 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 58,
जनाब इसको जब आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे आगे करेंगे तो 0 बढ़ेगा, तो अब ये 9 से जाने वाला है। 338.9 आगे कुछ आएगा तो इसको आप राउंड ऑफ करके 339 लिख पाएंगे, 339 लिख पाएंगे। बोलिए हाँ कि ना? तो ये जनाब लॉग इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाने वाली है 339। तो कैसा लगा ये कुछ बताइए, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना तो जाना ही नहीं है, कमेंट जरूर करना है जनाब। कमेंट किए बिना हम कैसे समझ पाएंगे कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है। चलिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन देते हैं इसका। यहाँ पर आपको देखिए क्या क्विक रिवीजन देना है, इसमें ई से वाले फॉर्मूला लगाएंगे हम। लॉग के इक्विलिब्रियम आपसे पूछा गया तो आपको ये सोचना पड़ता है कि लॉग के इक्विलिब्रियम आप लेकर कहाँ से आएंगे। तो इस फॉर्मूले को आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, इसको अभी भी थोड़ी देर पहले आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को हम इक्वेट करेंगे तो हमें डेल्टा जी नॉट गायब होता हुआ मिलेगा एंड यस बाकी चीजें ओपन हो जाएंगी। ई नॉट सेल को हम ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड मानते हैं, तो यस यहाँ पर कैथोड एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है एंड आपको रिडक्शन पोटेंशियल का ही यूज करना होता है, भले ही एनोड पर ऑक्सीडेशन होता हो। क्लियर, ये सब कुछ आप करेंगे एंड जो गलती हम कर रहे थे 0.06 वो नहीं करनी है, 0.059 ही लेना है। अगर आपको बताया जाए कि 0.06 लेना है तभी आप ले सकते हैं, अदरवाइज 0.059 ही हम लेंगे। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब बारी आएगी तब हमें याद आएगा कि हमें रिएक्शन भी बैलेंस करनी होती है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन बैलेंस करना है, हाफ रिएक्शन लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 पॉइंट आपने बता दिए गए, आपको याद कर लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आगे भी क्रैक कर पा रहे होंगे। काम एंड कंपोज्ड रहिएगा, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है अपने आप पर, तो डेफिनेटली क्वेश्चन क्रैक होगा। द मास ऑफ सिल्वर, इसका मोलर मास दिया हुआ है। द मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2 एट HTP। जनाब इसको मार्क कर लिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है बट थोड़ा सा अच्छा इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको परेशान कर सकता है। ओके, देखिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी 5600 ml ऑफ O2 को डिस्प्लेस कर रही है उतनी इलेक्ट्रिसिटी कितने मास ऑफ सिल्वर को यानी कि सिल्वर के कितने वेट को डिस्प्लेस कर पाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब मास ऑफ सिल्वर मास या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जाए तो आपको किस फॉर्मूले का याद करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, W=Z/Q, है ना। तो जनाब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेम इलेक्ट्रिसिटी आपको बताई गई है, दैट मीन्स Q सेम रहने वाला है। Q सेम रहेगा ना, इस केस में भी Q सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेसेस, यानी कि सेम इलेक्ट्रिसिटी बोली गई है, सेम इलेक्ट्रिसिटी। सही है ना, चीजों को क्लियर करते हुए चलना है। चलिए आइए, तो जनाब ये जो वेट है ना, यहाँ पर सिल्वर का वेट निकालेंगे हम, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बोल सकते हैं ना, क्योंकि Q तो सेम ही है। ठीक है, इतना हमने बोल दिया। अब जनाब Z का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई F होता है ना। यस, तो क्या हम लिख लें यहाँ पर, लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर रफ करेंगे तो पीछे वाला भी रफ हो सकता है। ध्यान से करना है हमको, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई F, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जनाब हम 1 बाई 1 इसको ओपन करते हैं, राइट। देखिए Ag, ऊपर हम Ag लिखने वाले हैं, नीचे O2 का लिखने वाले हैं, ठीक है ना। ऊपर हम Ag का वेट लिखने वाले हैं, नीचे हम O2 का वेट लिखने वाले हैं। इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट, देखिए इक्विवेलेंट वेट को भी तो ओपन कर सकते हैं हम। इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट सेकंड, इसको फिर से रफ करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, पता है ना। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं साथ में, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो जनाब साथ ही में हम इसको ओपन करने वाले हैं, तो WAG यानी कि वेट ऑफ Ag आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, और यहाँ पर हम F लिख देते हैं, एन फैक्टर ऑफ Ag, सही है। ओके, इनटू अब हमें वेट ऑफ O2 लिखना पड़ेगा, तो वेट ऑफ O2 जनाब यहाँ से इक्विवेलेंट वेट आप लिखेंगे। इक्विवेलेंट वेट के लिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर ऑफ O2 इनटू F। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में। अब इनटू F आप यहाँ से F को निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल आउट कर सकते हैं इस तरीके से। F की वैल्यू तो सेम ही होने वाली है, दैट इज 96500। क्लियर है। तो यहाँ पर अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एन फैक्टर, यानी कि आपको रिएक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा तभी तो निकाल पाएंगे। एन फैक्टर बोले तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट तो दिया हुआ है। ओके ओके ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। वेट O2 का भी तो पता करना पड़ेगा तभी तो आप वेट ऑफ Ag निकाल सकते हैं। ओके, तो जनाब क्या करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं कि यहाँ पर होने क्या वाला है, राइट। ओहो, बढ़िया से डायग्राम बनाया जाएगा, हालांकि ये ना भी बनाया जाएगा तभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, पर ठीक है चलिए थोड़ा बना देते हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है, एक इलेक्ट्रोड ऐसे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या है, Ag है ना, यानी कि Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे हम Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या मिलने वाला है Ag,
सही है। यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी और ये क्या है, सेम इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इस तरीके से कनेक्ट होने वाला है। यहाँ पर भी क्या होगा, O2 होने वाला है, सही है। O2 कन्वर्ट होगा किसमें, H2O में। चलिए अभी हम इसकी रिएक्शन बढ़िया तरीके से लिखेंगे और ये सॉल्ट ब्रिज हो जाने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा डायग्राम हमने बना दिया, बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या जा रहा है, Ag, ओके। यहाँ पर जनाब कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, एक। अब बारी है O2 की, O2 से क्या बन रहा है, H2O। जनाब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे अगर हम तो बढ़िया रहेगा, है ना। बैलेंस करने के लिए येलो पे लेकर आते हैं, तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, यानी कि 2H2O हम कर देंगे। अब 4 हाइड्रोजन हो गए, दैट मीन्स यहाँ पर 4H प्लस करना पड़ेगा, 4H प्लस, यानी कि यहाँ पर 4 पॉजिटिव का चार्ज हो गया ना, यानी कि अब यहाँ पर हमको 4 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करने पड़ेंगे ताकि पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट कर दे। क्लियर हो रहा होना चाहिए, यानी कि O2 के वेट में, O2 का वेट भी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तक, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एन फैक्टर Ag के केस में क्या होने वाला है, एन फैक्टर ऑफ Ag लिखा हुआ है ना, ये 1 हो जाएगा। एन फैक्टर ऑफ H2O, सॉरी O2, एन फैक्टर ऑफ O2 क्या हो जाएगा, 4। समझ आ रहा है ना, आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप पहले भी कर चुके हैं। अब हमें वेट ऑफ O2 के लिए ही ये सब कुछ दिया हुआ है, क्योंकि वेट ऑफ O2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स पढ़े ना, तो वेट ऑफ O2 के लिए जनाब 22.4 लीटर में 1 मोल ऑफ O2 हो जाने वाला है। पढ़ा है ये सब कुछ आपने, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 का मतलब 22.4 लीटर ऑफ O2, ओके। जनाब इसको लीटर में सॉरी ml में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 22,400 ml, इससे क्या होगा, 1 मोल ऑफ O2, सही है ना। अब जनाब इसको अगर हम 1 ml बोल दें तो क्या हो जाएगा, 1/22400 मोल ऑफ O2, सही है ना। अब क्या है आपके पास 5600 ml से क्या होगा जनाब, ऊपर 5600 लिखेंगे, नीचे 2240 आने वाला है मोल ऑफ O2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 जीरो जाएंगे, 56 दूनी 112 दूनी 24, ओके। 1/4 मोल ऑफ O2 आ जाने वाला है, क्लियर है, 1/4 मोल ऑफ O2। अब आप वेट कैसे निकालेंगे इसका, सिंपल है यार। अब क्या है इसमें, वेट ऑफ O2 के लिए क्या करेंगे, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल है 1/4, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 32, यानी कि वेट आ चुका है 8 ग्राम। बढ़िया है बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 8 ग्राम आ चुका है। अब जनाब हम सबकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो जनाब हमको क्या मिलेगा, वेट ऑफ Ag मिल जाएगा, सही है। वेट ऑफ O2 यहीं पर रखें, चलिए यहीं पर रख लेते हैं, 8 आ चुका है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ag दिया हुआ है, क्या है 108, एन फैक्टर ऑफ Ag यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना, रिएक्शन बैलेंस है, अगर रिएक्शन बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि एन फैक्टर ऑफ Ag 1 आ जाएगा, एन फैक्टर ऑफ O2 4 आने वाला है, दिखाई दे रहा होना चाहिए आपको यहाँ पर 4, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 दैट इज 32। बोलिए समस्या तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए समस्या जनाब। यहाँ पर 8 चौके 32, 4 से 4 चला जाएगा, दैट मीन्स वेट ऑफ Ag क्या जाने वाला है, 108। दिक्कत तो नहीं है ना, 108 ग्राम हम आगे लिख लेंगे, और यहाँ पर भी आपको 108 ही लिखना पड़ेगा, तो बोलिए हाँ कि ना। क्वेश्चन कैसा लगा ये आपको बताना जरूर है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बट यस थोड़ा सा लेंदी है, एंड हो सकता है आप अगर काम एंड कंपोज ना रहे तो इस क्वेश्चन को क्रैक ना कर पाए, बट क्रैक करना पड़ेगा जनाब, 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को क्रैक करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जनाब लाइन से साफ साफ समझ में आ रहा है कि सेम इलेक्ट्रिसिटी है, बोले तो इस फॉर्मूले का यूज आपको करना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना, राइट, सही है। इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिवाइड बाई एफ, तो आप एफ यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप ये सब कुछ लिखने वाले हैं, एफ एफ दोनों भी सेम आएगा, कैंसिल आउट हो जाने वाला है। यहाँ पर सब कुछ आपने लिखा तो आपको पता चला कि आपको एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, राइट। एन फैक्टर के लिए आपको ये रिएक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, तभी तो आप एन फैक्टर निकाल सकते हैं। एन फैक्टर बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज होने वाले हैं, क्लियर है। और मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता ही होता है, और वेट ऑफ O2, यहाँ पर वेट ऑफ O2 एक नया टर्म बच गया, राइट। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि वेट ऑफ O2 हम कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको ये सब कुछ दिया हुआ था, उसके बाद आप मोल्स निकालेंगे, मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट मिल जाएगा। सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करिए, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है जनाब, निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन को आप क्रैक करके आगे बढ़ सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, देखिए इन चीजों को अंडरलाइन जनाब करके रखना होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके जनाब। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगने के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय टिन प्रिवेंट्स रस्टिंग, बिल्कुल सही बात है जनाब, बिल्कुल सही है। इवन इफ द टिन कोटिंग इज फील्ड ऑफ, नहीं, ये गलत हो गया जनाब। इवन इफ द टिन कोटिंग इज फील्ड ऑफ नहीं, यानी कि यही वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। देखिए ये बात तो सही है कि कॉटन कोटिंग ऑफ आयरन, जब हम आयरन पर टिन की कोटिंग कर देते हैं तो जंग नहीं लगती है, बट जैसे ही टिन बाहर हो जाती है, टिन फील्ड ऑफ ना, यानी कि टिन अलग हो गई, तो जनाब रस्टिंग और भी ज्यादा तेजी से होने लगती है, राइट, और भी ज्यादा तेजी से होने लगती है, नॉर्मल कंडीशन से तेज होने लगती है, समझना पड़ेगा आपको।
राइट। 2, 3, 4 ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही होंगे, तभी तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर रफ कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया जाए। और पहला स्टेटमेंट गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इवन इफ द टिन कोटिंग इज पील्ड ऑफ, टिन कोटिंग इज पील्ड ऑफ। अगर टिन कोटिंग हट जाएगी ना तो रस्टिंग नॉर्मल कंडीशन से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि टिन इज मोर कैथोडिक मेटल। बस आप इतना याद कर लीजिए, बाकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। टिन इज मोर कैथोडिक मेटल, इतना भी याद होगा तो काम चल जाएगा, नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर टिन कोटिंग हट जाती है तो रस्टिंग और तेजी से हो जाने वाली है, राइट। हालांकि अगर रस्टिंग ऑफ आयरन रोकनी है तो आपको टिन कोटिंग करनी पड़ती है, बट वो टिन कोटिंग हटनी नहीं चाहिए। चलिए स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं। When pH lies about 9 और 10, रस्टिंग ऑफ आयरन डज नॉट टेक प्लेस। जनाब बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ 9 और 10 का क्या मतलब हुआ, एल्कलाइन सॉल्यूशन ना। एल्कलाइन का मतलब होता है मोर अवेलेबिलिटी ऑफ OH नेगेटिव आयंस। क्या बोलेंगे हम इसको, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ OH नेगेटिव आयंस, अवेलेबिलिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। इस केस में अगर देखिए आयन OH नेगेटिव आयन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो रस्टिंग नहीं होती है, उसको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन डज नॉट टेक प्लेस। ये लाइन सही है, बट ये आंसर सही नहीं होगा क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, नॉट करेक्ट। ग्रेट। चलिए थर्ड को पढ़ लेते हैं साथ में। डिजॉल्व्ड एसिडिक ऑक्साइड्स SO2 और NO2 इन वाटर एक्ट एज कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। तो जनाब बिल्कुल सही लाइन है ये, और ये क्यों सही है, क्योंकि जो SO2 एंड NO2 है ना, ये क्या है, एसिडिक, आपको बता भी दिया गया है, एसिडिक ऑक्साइड, राइट। तो जनाब जो ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, और एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होने का मतलब रस्टिंग और भी तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि जनाब वहां पर अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है H+ आयंस की। अवेलेबिलिटी ऑफ H+ आयंस इंक्रीजेस। देखिए इन सभी लाइन को आप छोटी छोटी लाइन को अगर अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट करते जाएंगे तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, राइट। यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट पढ़ना है और लिखना है कि अगर एल्कलाइन सॉल्यूशन है, यानी कि मोर अवेलेबिलिटी ऑफ OH नेगेटिव आयंस है, तो इसका मतलब रस्टिंग नहीं होने वाली। रस्टिंग को आप रोक सकते हैं, बट अगर एसिडिक ऑक्साइड्स लाइक SO2 या फिर NO2 अगर मिल जाता है, यानी कि वो अगर एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट, जो भी यहाँ पर है वो अगर एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकता है तो रस्टिंग को बढ़ाने वाला है, क्योंकि वहां पर H+ आयन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। H+ आयन की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, रस्टिंग और भी तेजी से होने लगेगी। क्लियर हो रहा है ना, होना पड़ेगा जनाब, होना पड़ेगा, यानी कि ये वाला भी लाइन सही है, ये वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन्वेस्टिगेटेड एज सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। जनाब ये वाली लाइन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जनाब ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा हुआ है ना, तो जो रस्टिंग होती है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि जनाब यहाँ पर भी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, क्योंकि Fe2+ रिएक्ट करता है H2O एंड O2 के साथ और बना लेता है Fe3+। पूरी रिएक्शन नहीं लिखने वाले, आपको सिर्फ इतना समझना होगा। और Fe3+ वाली चीज को ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम रस्ट बोलते हैं। बोलिए हाँ कि ना, यस जनाब बोलते हैं। तो आयरन पर क्या हो जाने वाला है, आयरन पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, राइट। आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा Fe2+, Fe3+ और H2O नहीं जनाब, O2 का रिडक्शन हो जाने वाला है, O2 का रिडक्शन हो जाने वाला है। इसको हटाएंगे यहाँ से, O2 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। यानी कि ये एनोड पर होने वाला है और ये कैथोड पर होने वाला है। आयरन एनोड और O2 कैथोड पर होगा, ठीक है। इतना तो हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन्वेस्टिगेटेड एज सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। सिंपल है ना, ये भी तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की तरह ही होता है। ओके, तो ये वाली लाइन भी सही है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होने वाला। आंसर आपको पहले ही मिल चुका था, बट आपको आना चाहिए हर एक लाइन का मतलब। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पर फोकस करना होता है हमको, आंसर पर नहीं। मास ऑफ जिंक, आपसे मास ऑफ जिंक पूछा गया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, यानी कि ZnSO4 आप लिख लेंगे, सही है। करंट भी आपको बताया गया है, टाइम भी बता दिया गया है। टाइम क्या है जनाब, 15 मिनट, ठीक है जनाब, बहुत ही बढ़िया। निश्चित तौर पर हम इस क्वेश्चन को क्रैक करने वाले हैं। Z इक्वल टू क्या होने वाला है जनाब, सॉरी Z नहीं मास, यानी कि W इक्वल टू Z इंटू Q। अब Q को भी ओपन करना पड़ेगा क्योंकि हमको I और T दोनों दिया हुआ है। यस जनाब, यस। आपको W वेट पूछा गया तो ठीक है, तो यहीं पर रखेंगे। Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई F, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई F। Q को हम ओपन करने वाले हैं I इंटू T में, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई N फैक्टर इंटू F इंटू I इंटू T। अब आपको देखना है कि आपके पास क्या क्या है और क्या हमको चाहिए। देखिए W तुमको निकालना ही है, ठीक है, उसको हम छोड़ सकते हैं। I हमको दिया हुआ है, T हमको दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट किसका, जिंक का, चलिए वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट N फैक्टर हमें चाहिए, N फैक्टर हमको चाहिए। ओके, तो N फैक्टर के लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, देखिए क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि ZnSO4 था आपके पास, तो ये टूटेगा, किसमें टूटेगा,
Zn2 प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार, बिल्कुल होगा। अब ये Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Zn यानी कि जिंक का फॉर्मेशन कर लेने वाला है। बोलिए हाँ कि ना? करेगा ना, यानी कि n फैक्टर आ जाने वाला है 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो हम n फैक्टर बताते हैं। यस जनाब, बिल्कुल सही बात है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिंक क्या होता है, दिया गया है या नहीं दिया गया है? चलिए बिल्कुल दिया जाएगा, यहाँ पर 65.4 ये हो जाने वाला है। n फैक्टर 2 आ चुका है। f की वैल्यू क्या होती है? 96500, याद है ना? फेराडेज कांस्टेंट I यानी कि इसकी 0.015 एम्पियर है ना, तो यस 0.015 आई हमको सेकंड में लिखना होता है, बट हमारे पास किसमें है? मिनट में है, यानी कि 15 इंटू 60 करना पड़ेगा हमको, 15 इंटू 60 करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसको जनाब सॉल्व करिए, आपको आपका आंसर मिल जाने वाला है। चलिए जनाब करते हैं सॉल्व। यहाँ पर देखिए क्या है जनाब, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसको हटाएंगे, यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाने वाला है। क्लियर हो रही है बातें? यस। अब थोड़ा सा पेन को बदला जाएगा और यहाँ पर क्या जीरो हटा सकते हैं जनाब? जीरो, सो हम एक ही हटा पाएंगे यहाँ से। ओके, तो बड़ी ही शानदार सी कैलकुलेशन हमको नजर आ रही है। यस, यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या है, 10⁻⁻4 है, यानी कि 10⁻⁻4 को आपको बाहर निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, बाहर निकालना पड़ेगा। चलिए अभी निकाल लेते हैं। एक से ये चला जाएगा तो जनाब 3 जीरो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, 1 जीरो यहाँ पर। तो क्या करने वाले हैं हम? 10⁻⁻4 यानी कि देखिए 10⁻+4 नीचे होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा। देखिए एक्चुअल में तो क्या होने वाला है? 10⁻+5, 3 यहाँ पर जीरो है, 2 यहाँ पर, तो 10⁻5 होगा। बट हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10⁻4 अलग करने वाले हैं, यानी कि एक जीरो हम यहीं पर छोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत अगर निगलेक्ट कट कर सकते हैं यहाँ से तो भी से कर लेते हैं। 10⁻4 को हम अलग करने वाले हैं। देखिए 10⁻4 यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इस तरीके से, तो नीचे क्या आएगा? 2 इंटू 9650। दिक्कत तो नहीं है 9650 को समझने में, क्योंकि यहाँ से हमने ये 3 जीरो हटा लिए, ये वाला 1 जीरो हटा लिया और ये चारों जीरो को 10⁻4 लिखा और ये 10⁻4 हमने ऊपर लेकर गए हम। क्लियर? बोलिए हाँ कि ना? यस। 2 इंटू 9650 नीचे लिखा हुआ है, ऊपर जनाब क्या है? 654 इंटू 15 इंटू 15। सही है? तो क्या जनाब ये 15 से आप हटा सकते हैं? 15 छक्का 90, 6 15 3 45, को 60 नहीं, 15 से नहीं जाएगा, यानी कि जनाब ये कैलकुलेशन बड़ी ही शानदार हो रही है। तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको जनाब। यहाँ पर हम सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। चलिए देख लेते हैं एंड सॉल्व करके बताते हैं कि आपको क्या आंसर मिलने वाला है। तो जनाब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 45.75 इंटू 10⁻⁻4। तो आपको यहाँ पर इसको राउंड अप करने के बाद 46 लिखना पड़ेगा। तो 46 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है जनाब। ये है 46, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम, राइट? इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है, बट यस यहाँ पर कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करेगी, बट कर सकते हैं आप। ठीक है? द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सम मटेरियल, तो आपको यहाँ पर कंडक्टिविटी बताई गई है। ओके, बताई गई है। ये टेम्परेचर दिया हुआ है, साइमन पर मीटर आर। ओके, तो ये जनाब कंडक्टिविटी इन सभी की दी हुई। यहाँ से पूछा गया नंबर ऑफ कंडक्टर्स अमंग द मटेरियल। तो ओके ओके ओके, तो यहाँ पर जनाब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंडक्टर्स में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, एंड सेमी कंडक्टर में क्या होता है। तो कंडक्टर्स की क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। देखिए जो हम लिखने वाले हैं वो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो अभी इसी वक्त पेन उठाइए, शॉर्ट नोट कॉपी में इसको नोट किए बिना तो आप रह ही नहीं सकते। करना पड़ेगा जनाब, करना पड़ेगा। कंडक्टर, राइट, इसका होता है 10⁻0 से 7 तक, राइट? सही है ना? 10⁻0 से 7 तक, जीरो। ओके, ये सही है। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स की। सेमी कंडक्टर्स इसके केस में, और यहाँ साथ में लिख लेंगे हम इंसुलेटर्स, राइट? इंसुलेटर्स। 10⁻ की वैल्यू पर ध्यान देना है। 10⁻0 यहाँ तक आ चुका है, तो यहाँ पर आएगा 10⁻2 से लेकर 10⁻0 तक। यहाँ पर आने वाला है 10⁻18 से लेकर 10⁻2 तक। तो देखिए ये कैटेगरीज हैं, इनके अकॉर्डिंग आप कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर सब कुछ बता सकते हैं। तो आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ओके, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पूछा गया था। चलिए हम सब कुछ बता देंगे, सिर्फ कंडक्टर क्यों बताएंगे भैया? 10⁻3 बताइए, 10⁻3 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है ना, यानी कि ये हो जाएगा कंडक्टर। बोलिए हाँ कि ना? कंडक्टर हो चुका है। यस, 10⁻3 है। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर? यस, 10⁻16, 10⁻16 इसमें आएगा ना, यानी कि ये हो चुका है इंसुलेटर। ये क्या है? यहाँ पर 10 कुछ तो होना चाहिए, और यहाँ पर आई थिंक 10⁻1 होगा, राइट? 10⁻1 होगा। अगर 1 नहीं है तो जो भी हो आप उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर 1 ही होगा मेरे हिसाब से। तो अगर 1 होगा तो कंडक्टर होने वाला है, तो उसको हम यहाँ पर सी लिख लेते हैं। 3.91 ये भी कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही फॉल करने वाला है। 10⁻2 सेमी कंडक्टर, तो यहाँ पर हम इसको एस लिखने वाले हैं। सही है ना? सेमी कंडक्टर 10⁻2 से 10⁻0 तक होता है। बोलिए हाँ कि ना? यस। 10⁻7 यहाँ है,
तो ये भी इंसुलेटर की कैटेगरी में जाने वाला है। 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 3 इसमें आ गया, तो ये भी हो जाएगा कंडक्टर। यानी कि 1 2 3 4 4, देखिए पहले आंसर देख लेते हैं 4 है कि नहीं। यस जनाब 4 ही है। यानी कि जो यहाँ पर कंफ्यूजन थी 1.2 इंटू 10 टू द पावर में, तो ये ऑब्वियसली 0 से 7 के बीच में ही होने वाली है, राइट। हमने यहाँ पर 1 माना क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है शायद 1 ही यहाँ पर था, हमने लिखा हुआ है ना। ओके, तो 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर 4 ऐसे हैं जो कंडक्टर हैं। बाकी ये आपको याद होना चाहिए, ये रटा हुआ होना चाहिए, शॉर्ट कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा आता है तो गलत हो जनाब, राइट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, सही है। चलिए, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओहो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर ली गई है यहाँ पर। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अ प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट कंसंट्रेशन टू द पावर 1/2 इज अ स्ट्रेट लाइन। यस बिल्कुल सही है। तो आपसे क्या पूछा गया है, विद अ नेगेटिव स्लोप। यस द करेक्ट यूनिट फॉर द स्लोप। ओहो, तो आपसे यूनिट पूछ ली गई है स्लोप की। क्या आपको डायग्राम बना दिया जाए इस तरीके से? डायग्राम नहीं बोलेंगे इसको हम, राइट, ग्राफ बोलेंगे। डायग्राम क्या होता है? डायग्राम तो आप साइंस में बनाते हैं। चलिए ऐसे करने वाले हैं, और ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, एंड यहाँ पर √C आपने लिखा होगा कंसंट्रेशन, राइट। तो जनाब ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यही आपसे यहाँ पर बोला गया है स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस पर्टिकुलर ग्राफ पर आगे भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं हम? अप्रैल 2024, राइट। अप्रैल 2024 में भी आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जनवरी 2024 में हम करवा चुके हैं, वहां पर भी पूछा गया था, और जनवरी 2023 में भी इसके बारे में पूछा गया है। जून 2022 में भी पूछा गया है। ओहो, इतनी बार रिपीट कर दिया गया है इसको। यस जनाब यस। थोड़ा कहीं कहीं पर डायरेक्ट पूछ लिया गया, या फिर कहीं कहीं पर आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज चाहिए इसके रिगार्डिंग, तब आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं, आपसे पूछी गई है करेक्ट यूनिट फॉर द स्लोप। तो जनाब इसका फॉर्मूला आपको आता है क्या? मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस A√C। ऐसे लिखेंगे हम A√C। तो क्या आपको इसकी यूनिट पता है? A√C की यूनिट पता है क्या? क्योंकि आपसे देखिए जस्ट सेकेंड, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हम। आपसे यहाँ पर पढ़ा है ना y = mx+c, तो यहाँ पर हम mx लिखने वाले हैं, यहाँ पर c, सही है ना। y = mx+c, तो जनाब x क्या होता है? ये सही है √C, और m यानी कि जो a आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्या है? स्लोप है ना, स्लोप। a स्लोप है, वही आपसे पूछा गया है करेक्ट यूनिट फॉर द स्लोप। तो एक्चुअली आपको a की यूनिट निकालनी है, ठीक है। आपको a की यूनिट निकाली, तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें इसकी यूनिट पता हो A√C की, तो लिखेंगे, फिर हम √C की यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो निश्चित तौर पर हमको a की यूनिट मिल जाने वाली है। क्लियर है? तो जनाब A√C का यूनिट क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बोलें या फिर मोल इनवर्स बोल दें, ठीक है, मोल इनवर्स हम लिख देते हैं। ये होती है यूनिट किसकी? A√C की। अब इस पर्टिकुलर यूनिट को अगर हम √C के यूनिट से डिवाइड कर दें, तो निश्चित तौर पर हमको a की यूनिट मिल जाने वाली है। बातें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल हो रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और ये C क्या है? कंसंट्रेशन, मोलैरिटी ना, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल यही होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब जनाब मोल्स किसमें हो जाएगा? इसको हम मोल लिखने वाले हैं अपॉन लीटर, सही है ना, मोल पर लीटर हो जाने वाला है। इसका आपको करना है अंडर रूट करेंगे ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? √C, यानी कि इसका अंडर रूट करना है। दैट मीन्स ऐसे कर देंगे आप, और यहाँ पर ऐसे कर देने वाले हैं। यानी कि जनाब क्या आने वाला है? मोल टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई लीटर टू द पावर 1/2, सही है। चलिए इसको हम यहाँ डिवाइड करने वाले हैं इस यूनिट से, तो निश्चित तौर पर हमको आंसर मिल जाने वाला है। यहीं पर लिख देंगे हम, क्या लिखना है हमको? मोल टू द पावर 1/2। चलिए यहाँ पर रहने देते हैं, नीचे आते हैं। क्या लिखा हुआ है ध्यान देखना है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं मोल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं मोल टू द पावर 1/2 की, मोल टू द पावर 1/2 की। और यहाँ पर क्या है? देखिए ये यहाँ पर आप लिखने वाले हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, लीटर टू द पावर 1/2 ये ऊपर चला जाने वाला है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जाएगा लीटर टू द पावर 1/2। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? क्योंकि यहाँ पर आप साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर के नीचे इसको लिखेंगे, तो मोल टू द पावर 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, बट उसके बाद का जो भी है वो ऊपर चला जाएगा। कैसे? ये भी आप समझ लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से लिखने वाले हैं ना, नीचे लीटर टू द पावर 1/2, और ये ऊपर घूम के चला जाएगा, सही है। चलिए इतना भी बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको बढ़िया से आता है। चलिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है यहाँ पर? मोल की पावर 1, मोल की पावर 1/2। इसको आप ऐड करेंगे ना, तो मोल टू द पावर 3/2 हो जाने वाला है। जब ये ऊपर जाएगा तो मोल टू द पावर -3/2 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? होगा ना। और लीटर टू द पावर 1/2 तो होने ही वाला है। जनाब ये आ चुकी है ए की यूनिट, यानी कि जो स्लोप की यूनिट आपसे पूछी गई थी, करेक्ट यूनिट फॉर द स्लोप। तो जनाब ये है वो यूनिट जो आपको चाहिए। क्या है यूनिट? चलिए देखते हैं। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल टू द पावर 1/2 और लीटर टू द पावर 1/2। ओके, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल नहीं, यहाँ पर -1/2 नहीं, 1/2 होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द
करेक्ट वन। बोलिए हाँ कि ना। इस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक करेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। इसकी यूनिट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप √3 के यूनिट से डिवाइड करेंगे, शिद्दत के साथ सॉल्व करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होने वाली। सही है। फ्यूल सेल यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे फ्यूल सेल के रिगार्डिंग पूछा गया है। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 यानी कि 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई, ये होने वाला है। सही है, थोड़ी प्रिंटिंग एरर है वो आप समझ पाएंगे, कोई टफ काम नहीं होता है ये। ए बी सी डी ई यानी कि 5 स्टेटमेंट हैं फ्यूल सेल के रिगार्डिंग, और वो आपको बताने कि कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं। आपको यहाँ पर करेक्ट वाला ही मार्क करना है। क्लियर। चलिए फ्यूल सेल के रिगार्डिंग थोड़ी सी बातें समझते हैं। फ्यूल सेल क्या है? इसका काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है। अगर आप लिखना चाहें अपनी कॉपी में तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बनता है। कैसे बनता है? इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, या तो फिर ऑक्सीजन मिल जाए या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई और मिल जाए। सही है ना। वो जब फ्यूल के साथ, देखिए ध्यान सुनिए, फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग फ्यूल्स एंड ऑक्सीजन और अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बोलिए हाँ कि ना। क्लियर हो रही बातें? इस लाइन को जनाब आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आराम से आपको नोट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जनाब ये फ्यूल सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी एफिशिएंसी होती है 70%। सही है। तो यहाँ पर देखिए जनाब, हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 40% टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। गलत, गलत, बिल्कुल गलत। 70% होना चाहिए। और क्या देखा हुआ है? हैज बीन यूज्ड इन स्पेसशिप। तो जनाब बिल्कुल सही है, क्योंकि जनाब ये क्या होता है? इको फ्रेंडली होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए ये क्या है, इको फ्रेंडली, पॉल्यूशन वगैरह नहीं करता है ये, इसलिए इको फ्रेंडली हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका यूज हम स्पेसशिप में भी करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसका यूज हम स्पेसशिप में भी करते हैं। क्लियर है। आगे आइए, सी स्टेटमेंट को देखते हैं। यूजेस एल्यूमिनियम एज कैटलिस्ट। नहीं, एल्यूमिनियम का यूज नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हम यूज करते हैं प्लेटिनम का। प्लेटिनम का यूज हम करते हैं एज ए कैटलिस्ट इन फ्यूल सेल। ओके। इज इको फ्रेंडली आपको बता दिया गया। इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल ओनली। तो यस जनाब, ये भी बिल्कुल सही है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कौन कौन से करेक्ट हैं? ए, डी और ई। ए, डी, ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए जनाब। है अ कंडक्टिविटी सेल विद 2 इलेक्ट्रोड्स डार्क साइड, यानी कि ये हैं 2 इलेक्ट्रोड। सही है। आर हाफ फिल्ड विद इनफाइनेटली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से ये भरे हुए हैं। बढ़िया बात है। If volume is doubled by adding more water, if volume is doubled by adding more water at constant temperature, the molar conductivity of the cell will। अच्छा जी, तो आपको बताना है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी? नहीं, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। राइट, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। रिमेन सेम और कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। तो क्या आपको कंडक्टिविटी की डिफिनेशन पता है? क्या आपको मोलर कंडक्टिविटी की डिफिनेशन पता है? चलिए, नहीं पता है तो आपको थोड़ा थोड़ा हम बता देंगे। कंडक्टिविटी की डिफिनेशन क्या होती है? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोबारा से जनाब, क्या लिखना है हमको? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओहो, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होने वाली है आपकी कंडक्टिविटी, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे जैसे आप यहां पर पानी मिलाते जाएंगे, यानी कि डाइल्यूट करते जाएंगे, तो कंडक्टिविटी कम होने वाली है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, आपको ये पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2023 में, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर आपसे 5 स्टेटमेंट दिए हुए थे और आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन, सॉरी कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो आप तब तक नहीं बता पाते जब तक आपको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की बेसिक नॉलेज ना होती। तो जनाब यहाँ पर पता करिए, आपको पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी का मतलब हो जाएगा कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा ना, कंडक्टिविटी कम होने वाली है। क्योंकि जनाब मान लीजिए आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन था, उसकी आपने कुछ कंडक्टिविटी मेजर करी, सही है, फिर आपने उसमें पानी मिलाया, तो जनाब सॉल्यूशन हो गया 2 लीटर का, ठीक है। बट आपको जब कंडक्टिविटी मेजर करनी होती है ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर मेजर करनी होती है। अब आप 2 लीटर जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वहां पर मेजर नहीं करेंगे, उस 2 लीटर में से 1 लीटर हम फिर से बाहर निकालेंगे, तब मेजर करेंगे कंडक्टिविटी। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि नंबर ऑफ आयंस कम हो जाने वाले हैं। नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है जनाब, कंडक्टिविटी कम हो जाने वाली है। ठीक है, बहुत जोर देने की भी जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर लाइन पर, आप समझ ही चुके हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी, यहां पर हम लिखने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है भैया? मोलर कंडक्टिविटी का होता है कंडक्टेंस जो पूरे सॉल्यूशन पर, राइट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जहां पर कंप्लीट हो, वहां पर यूनिट वगैरह कुछ नहीं होता है। क्लियर है बात? यहां पर वॉल्यूम पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती। दैट मींस कंडक्टेंस मेजर्ड, अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो याद रहेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। कंडक्टेंस मेजर्ड पर यूनिट पर नहीं, यहाँ पर होल वॉल्यूम होने वाला है। होल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिख देंगे, होल वॉल्यूम
मेजर्ड ऑन होगा, मेजर्ड ऑन होल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो रही है बातें? ये जनाब होनी पड़ेंगी क्लियर, बिल्कुल होनी पड़ेंगी। ओके, इतना तो क्लियर हो गया है। फॉर्मूला क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का? ये फॉर्मूला होता है कप्पा 1000 ऊपर ही होगा ना, 1000 डिवाइड बाई एम, सही है। ओके, तो जनाब आप खुद ही बताइए यहाँ पर अगर वॉल्यूम को आप दोगुना कर देते हैं, ये जो लिखा हुआ है वॉल्यूम इज डबल्ड, अगर आपने वॉल्यूम को 2x कर दिया, पहले x था तो अब 2x हो गया, तो सिंपल सी बात है जनाब, ये मोल क्या और क्या है देख लेते हैं एक बार। मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछी गई है। ओके, मोलर कंडक्टिविटी अगर आपने वॉल्यूम दोगुना किया है तो कप्पा की वैल्यू हो जाने वाली है 1/2 एंड मोलैरिटी भी 1/2 हो जाएगी। दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, सही है ना? मोलर कंडक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप डेफिनेशन से भी समझ पाएंगे। क्लियर है जनाब? क्लियर है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1, ओहो यहाँ पर भी प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग एरर 1 2 3 4 होना चाहिए यहाँ पर, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है? कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं बट पता होनी चाहिए, अदरवाइज जनाब फंसा लिए जाएंगे आप एग्जाम में। चलिए आगे बढ़। द ईएमएफ ऑफ सेल टीएल बोले तो थैलियम टीएल पॉजिटिव, यहाँ पर आपको मोलैरिटी दी हुई है 0.001, दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओहो, अब तो भैया चमकता चमकता दिखाई दे रहा होगा। 0.001 बोले तो 10⁻³ मोलर, यहाँ पर क्या है 0.01 मोलर। ओके, यानी कि 10⁻² मोलर, बढ़िया है। चलिए अब छोटा कर देते हैं इस तरीके से। ओके, बड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, चलिए ऐसे रखेंगे। ओके जनाब, यहाँ पर आपको बताना है कि ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे बढ़ेगा। ईएमएफ ऑफ द सेल ये दिया हुआ है 0.83 है, तो आपसे ये पूछा गया है इट कुड बी इंक्रीज्ड बाई, तो ये कैसे बढ़ेगा? इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कैसे बढ़ेगा। तो जनाब नर्स इक्वेशन के बारे में सुना है, पढ़ी है ना नर्स इक्वेशन? ये जनाब आपने नर्स इक्वेशन NERNSP इक्वेशन पढ़ी है ना, नर्स इक्वेशन। चलिए उसके बेस पर हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे आते हैं। ओके, एक बात यहाँ पर तो जनाब और बताई जा सकती है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या बताई जा सकती है? जो ऑक्सीडाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कराया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में थोड़ा सा याद आ गया तो सुन लीजिए क्या दिक्कत है। ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज विल बी रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीसीज विल बी ऑक्सीडाइज्ड। चलिए थोड़ा ऐसे लिख देंगे, द सेल रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड, द सेल रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड, यानी कि सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये देखिए पॉइंट हम फालतू में नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखने भी है, राइट? तभी तो जनाब दिमाग में सभी रहेंगी बातें। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहानी की तरह मत सुनिए इसको, नोट्स बनाते रहिए तभी काम आएंगी चीजें। द सेल रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड ऐसे लिखेंगे जनाब, ऑक्सीडाइज्ड SED ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज विल बी रिड्यूस्ड, स्पीसीज विल बी रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीसीज विल बी ऑक्सीडाइज्ड। बस सिंपल सी बात है, रिड्यूस्ड स्पीसीज विल बी ऑक्सीडाइज्ड। जनाब इन चीजों को नोट कर लेना है, क्लियर है? ओके जनाब, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि आप नेक्स्ट इक्वेशन से ये पता लगा पाएंगे कि ईएमएफ कैसे बढ़ने वाला है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, ई सेल, यही तो है ईएमएफ, ई नॉट सेल होता है, सही है, माइनस 0.05959 डिवाइड बाई एन लॉग, यहाँ पर होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ पर होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब जनाब आप खुद ही बताइए यहाँ पर आप क्या छेड़ सकते हैं, TL प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस TL प्लस TL प्लस Cu2 प्लस, यानी कि इसके बारे में आपसे बात करी गई। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत होनी नहीं है आपको। पेन एक बार फिर से बदला जाएगा, रीड कर लेते हैं। आपको यहाँ पर इट कुड बी इंक्रीज बाई, देखिए यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? ये तो जनाब माइनस में है, ओहो माइनस में है, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू जिससे भी कम होगी उससे ये बढ़ने वाला है। अरे सिंपल सी बात है यार, जितना माइनस आप कम करेंगे ना, आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो जितनी कम वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आंसर आने वाला है। ओहो, यहाँ पर अगर 100 मान लेंगे हम, यहाँ पर 10 है तो जनाब 90 आएगा। अगर 100 से हम 12 को माइनस करेंगे तो 88 आएगा ना। ठीक है, इतना भी बेसिक नहीं जाना है हमको, यहीं पर रहना है, सही बात है ना? यस, यानी कि आपको ये पता लगाना है, क्या पता लगाना है, पेन ले लेंगे, कि इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से इसको सबसे कम लाया जा सकता है। तो ये तो जनाब हो गया कांस्टेंट, ओहो ये तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि log P अपॉन R से ही आप पता लगा पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस। आइए प्रोडक्ट की साइड जनाब क्या होने वाला है, तो जनाब रिएक्शन जैसे ही आप लिखेंगे तो प्रोडक्ट में आपको Cl प्लस मिलने वाला है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट साइड आपको मिलने वाला है Cu2 प्लस। क्लियर है? Cu2 प्लस आपको रिएक्टेंट साइड मिलने वाला है, प्रोडक्ट साइड आपको Tl प्लस बोले तो थैलियम प्लस मिलने वाला है। क्लियर हो रही है बातें? ये सब आप लिख सकते हैं, सेल रिएक्शन आसानी से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखाया जा चुका है कई बार, PYQs में हमने सिखाया हुआ है। क्लियर? ओके, Tl प्लस यानी कि प्रोडक्ट ऐसे हो जाना चाहिए ना, Tl प्लस डिवाइडेड बाई
नीचे होने वाला है Cu2+। अब जनाब ऑप्शन की तरफ देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ Tl+ एंड Cu2+। अगर आप दोनों की कंसंट्रेशन को कम कर देंगे तो कुछ भी बता नहीं पाएंगे। अगर ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, तो ये तो बढ़ा दिया हमने, नहीं बढ़ाना नहीं है, इसको कम ही करना है। अगर ये दोनों कम हो गए तो जनाब ये डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा कम होने वाला है, वैसा कुछ तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। क्लियर है, यानी कि ये वाला ऑप्शन अभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। आगे आइए, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयंस, यानी कि Cu2+ आयन की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा रहे हैं। अब जनाब इस पर्टिकुलर चीज को आपको सबसे कम करना है, तो यानी कि इस वैल्यू को लॉग लिखेंगे यहाँ पर, इसको आप सबसे कम कैसे कर सकते हैं, इसको बढ़ा के ना, Cu2+ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू कम होने वाली है ना, क्योंकि log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। ओके, log m माइनस log n होता है, तो log तो लिख लिया जाए यहाँ पर, log m माइनस log n। क्लियर है जनाब, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि Cu2+ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कम होने वाली है। सही है ना, इसकी वैल्यू कम होने वाली है, यानी कि इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन ही करेक्ट हो जाने वाला है। यहाँ पर देख लेंगे इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Tl+ आयन, अगर इसकी वैल्यू आप बढ़ा देंगे तो ये एक्चुअल नंबर ज्यादा हो जाने वाला है, यानी कि ई सेल कम हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ वाला ऑप्शन तो आप बता ही नहीं पाएंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 इस तरीके से सही होने वाला है। कोई टफ काम नहीं था, अगर आप शिद्दत के साथ थोड़ा सा फोकस बना के करते हैं तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है, आइए जनाब ध्यान से देखेंगे इसको। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ शेल्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोले तो E0 सेल की वैल्यू दी हुई है। सही है, Cr2O72 14H+ होना चाहिए यहाँ पर। ओके, ये वाला प्लस यहाँ पर आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको E0 सेल यानी कि 1.33 दिया हुआ है, दैट मीन्स Cr2O72 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr3+ में। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है, 7 दूनी 14 2 यानी कि +6। अब भैया +6 से +3 आना है ना, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा ना। ठीक है, +6 से +3 रिडक्शन होने वाला है, तो आपसे पूछा गया है गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द नंबर ऑफ मेटल्स व्हिच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय, ओहो, द नंबर ऑफ मेटल्स व्हिच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय होने वाला है, राइट, इस तरीके से, बाय Cr2O72 नेगेटिव। जनाब इसमें से पूछा गया है कितने, 1 2 3 4 4 मेटल हैं, वहां पर आपसे पूछा गया कि 4 में से इतने ऐसे कितने मेटल हैं जो Cr2O72 नेगेटिव के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिए जाएंगे। Cr2O72 नेगेटिव के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिए जाएंगे का मतलब क्या हुआ, कहां कहां पर इसका रिडक्शन पॉसिबल है। बात क्लियर है, ठीक है जनाब। तो आपको थोड़ा हम बेसिक समझा देते हैं, बाकी इस पर्टिकुलर चीज को हमने कई बार एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जनाब ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्लियर है, एक बार फिर से बता देते हैं। H2 ये बेस लाइन मान ली है हमने, और इसका E0 सेल 0 होता है। क्लियर, इसके ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं रिडक्शन आसान होता चला जाता है, बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे रिडक्शन इजी होता चला जाएगा। कैसे बताएंगे हम, तो आप समझ पाएंगे। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाने वाले हैं रिडक्शन आसानी से होता चला जाएगा, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे ऑक्सीडेशन होता चला जाएगा, ऑक्सीडेशन इजीली होने लगेगा, इजीली, और यहाँ पर रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ जाने वाली है, रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है। बोलिए हाँ कि ना, सही है। और जनाब इसके इस लाइन के नीचे जो भी होता है उनका E0 निगेटिव होता है, इसके ऊपर जो कुछ होता है इसका E0 पॉजिटिव होता है। बात क्लियर है, यस, कुछ कुछ तो क्लियर हो रहा है आपको। चलिए सारी बातें क्लियर कर देते हैं, इसको आप थोड़ा सा ऑर्डर में अरेंज करिए बस। E0 ये जनाब 1.33, इससे ज्यादा है क्या कोई, यस यस यस, इससे ज्यादा है, यानी कि जनाब इसको रफ कर दिया जाए, थोड़ा सा जगह चाहिए हमको, राइट। तो क्लियर हो गया है ना, ओके। Au3+, यानी कि Au3+ का E0 क्या है, 1.40 वोल्ट। क्लियर है, उसके बाद किसकी बारी है, क्रोमियम की। Cr2O72 नेगेटिव है ना, Cr2O72 नेगेटिव लिख लेंगे हम, और इसका क्या है 1.33। ओके जनाब, अब बारी है 0.80, किसका है 0.80 वोल्ट, किसका है Ag+ का है, Ag+ का है। अब 0.80 के बाद देखिए नेगेटिव साइन अब आ चुके हैं, यानी कि अब जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना FeNni2+, Fe3+ एंड Ni2+, वो सब इस लाइन के नीचे हैं। क्यों, क्योंकि इनका निगेटिव में आ चुका है। ओके जनाब, ओके, निगेटिव में आ चुका है, बढ़िया बात है। यानी कि अब बारी है किसकी, Fe3+ की, जिसका क्या है 0.04 विद निगेटिव साइन, और लास्ट में क्या है Ni2+। क्लियर है, चलिए जी क्या है 0-0.25। बढ़िया बात है जनाब। अभी अभी आपको बताकर आए हैं, जो भी नीचे वाला होगा ना, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाएंगे रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है। आपको क्या करवाना है, ऑक्सीडाइज्ड बाय, यानी कि जो जितना ऊपर होगा उतना ही आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब जनाब ये हुआ
सबसे ऊपर वाला नीचे वाले सभी को ऑक्सीडाइज कर देगा। बोलिए हाँ कि ना, क्योंकि ऊपर जाते जाते ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब जो टॉप पर होगा वो नीचे वाले सभी को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर है? ये जनाब क्लियर होना चाहिए और यही आपसे पूछा गया है। और थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो जितना नीचे होगा सबसे नीचे वाला मेटल ऊपर वाले सभी को रिड्यूस कर देने वाला है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे ले जाते जाएंगे, मान लीजिए जनाब यहाँ पर कोई एक्स मेटल है, इसके ऊपर जितने भी होंगे इन सभी को ये क्या कर देगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे ऊपर चले जाते जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है, यानी कि इसके ऊपर वाले जितने भी होंगे उनको ये रिड्यूस कर देगा और नीचे वाले सभी को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि नीचे वाले से ये ऊपर है ना, ऊपर वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है और इसके जो ऊपर होता है उनको रिड्यूस कर देता है। बात क्लियर है? ठीक है। यानी कि Cr2O7 नेगेटिव किस किस को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। देखिए जनाब ये तो पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स व्हिच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय, ऐसे कौन से मेटल हैं जो Cr2O7 नेगेटिव के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिए जाएंगे। तो जनाब बताइए Cr2O7 नेगेटिव किन किन को ऑक्सीडाइज कर देगा। अरे भैया नीचे वालों को ही तो कर पाएगा, यानी कि इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। सही है ना? और Au3+ के पास ये ताकत है कि इन चारों को ऑक्सीडाइज कर दे। बढ़िया बात है यार। और Ag+ इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा और Ag+ इन दोनों के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा। Ag+ इन दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, Fe3+ को, Ni2+ को, बट इन दोनों के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा। ओके जनाब, बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया। यानी कि ये तो तीनों आपके सही हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 3। बात क्लियर है? होनी पड़ेगी जनाब, क्लियर होनी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते लीजिए जनाब, इसको ध्यान से करते हैं। थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन का यहाँ पर यूज होने वाला है। क्लियर करेंगे जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। Which out of the following is a correct equation to show change in molar conductivity with respect to concentration for a weak electrolyte if the symbols carry their usual meaning। ठीक है, मतलब जो सिंबल आपने पढ़े हैं वही उनका मीनिंग है। अच्छी बात है जनाब। क्या मानने वाले हैं हम? HA। चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन दिखाना है आपको। ओके तो देखिए ध्यान से देखना है, HA मानने वाले हैं हम। ठीक है, ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा, HA+ A नेगेटिव। सही है ना? एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। ओके इतना हो गया। अब जनाब अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? अल्फा नहीं के, चलिए आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्या होने वाली कंसंट्रेशन 0, यहाँ पर सॉरी C, यहाँ पर C होने वाली है ना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। डिसोसिएशन के बाद यहाँ पर C - C अल्फा, यहाँ पर C अल्फा बनेगा, यहाँ पर भी C अल्फा बनेगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। बात क्लियर है? बिल्कुल होनी पड़ेगी जनाब, क्लियर होनी ही पड़ेगी। अब क्या करना है हमको? Ka की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Ka की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जनाब साइड में आपको बताते हैं करके। Ka इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट साइड को, C अल्फा इंटू C अल्फा, C अल्फा इंटू C अल्फा, क्या होने वाला है? C अल्फा स्क्वायर। ओके अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है ना तो पेन को बदल लेंगे हम, क्योंकि वाइट में आप कंफ्यूज ना हो जाएं। Ka क्या होने वाला है? अल्फा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, C अल्फा इंटू C अल्फा क्या होगा? अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर। नीचे क्या है? C - C अल्फा। अगर हम यहाँ से C को कॉमन ले लें तो C नहीं 1 - C अल्फा बचे, सॉरी C को हमने कॉमन ले लिया तो 1 - अल्फा बचेगा, 1 - अल्फा बचेगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ से C को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ अल्फा बचेगा। बढ़िया है ना? ये हमने क्यों किया? क्योंकि जनाब यहाँ से हम हटा सकते हैं, दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स Ka की वैल्यू आ चुकी है C अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा। इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। क्यों किया हमने ये? ताकि ये अलग हो जाए। अभी आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है। इसकी अल्फा क्या होता है जनाब? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन देन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहां पर लिख देंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ऊपर वाली क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। क्लियर? चलिए जनाब बढ़िया बात है। यानी कि अल्फा की वैल्यू अब आपको इसमें पुट करनी है। Ka जो भी आपने लिखा है ना वहां पर आपको अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। बहुत ही शिद्दत के साथ चीजें करनी है जनाब। तो Ka तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ओके C अल्फा स्क्वायर। जनाब अल्फा क्या है? ध्यान से लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट, और इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा ना। C अल्फा स्क्वायर है जनाब 1 - अल्फा। अल्फा की वैल्यू एक बार फिर से पुट करेंगे, लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट होने वाला है, लैम्डा m नॉट। अब आप इसको सॉल्व करिए शिद्दत के साथ। चलिए इतना तो फॉर्मूला आपको बता दिया गया, क्या इसको हटा दिया यहाँ से, क्योंकि थोड़ी स्पेस चाहिए हमको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस चाहिए तो ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा छुपाने देने वाले हैं, राइट। उसके बाद आप जैसे ही इसको कंप्लीट करते हैं तुरंत ही हम वाला क्वेश्चन वापस लेकर आ जाएंगे आपके सामने। तो जनाब इसको यहीं पर रोक के रखिए और इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई में भेजिए, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो क्या होने वाला है? देखिए एक बार Ka1 से मल्टीप्लाई होगा तो Ka बन जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो
मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा एम और यहाँ पर लैम्डा एम नॉट और साथ में जनाब के ए आने वाला है, जिसको हम ऐसे लिखने वाले हैं। बताइए दिक्कत तो नहीं हुई है समझने में? के ए का मल्टीप्लीकेशन आप 1 के साथ करेंगे तो के ए आएगा, के ए का मल्टीप्लीकेशन आप इसके साथ करेंगे तो ये टर्म आने वाला है। क्लियर? अब हम इसको बाहर निकाल कर लिखने वाले हैं। क्लियर? सी और जनाब यहाँ पर लैम्डा एम नॉट का होल स्क्वायर। तो इतना तो जनाब हो गया, बट इसको सही से ऑर्डर में अरेंज कर लिया जाए, इधर उधर फैला हुआ लग रहा है। तो इसको जनाब यहाँ पर लेकर आएंगे हम, येलो पेन को हटा देते हैं सबसे पहले, ग्रीन पेन को लेकर आते हैं। राइट, सी एच डी रहेगा, लैम्डा एम, देखिए ये पूरा पहले अरेंज कर लेते हैं, लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। तो जनाब ये पॉजिटिव, यानी कि ये जब इस तरफ आएगा तो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट यहाँ पर के ए, और ये पॉजिटिव में है, इस तरफ आने वाला है तो निगेटिव में हो जाएगा, इक्वल टू 0। बात क्लियर है? ये सिंपल सी चीज है जनाब, हमने सिर्फ और सिर्फ इधर उधर किया है, कुछ खास नहीं किया है। अब आप देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है इसको। नीचे आपको डिवाइड में यानी कि अपॉन में क्या मिलने वाला है? लैम्डा एम नॉट स्क्वायर मिल रहा है ना। तो लैम्डा एम नॉट स्क्वायर को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लैम्डा एम नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा एम नॉट स्क्वायर, लैम्डा एम नॉट स्क्वायर कर देते हैं इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला हट जाएगा ना पूरी तरीके से, ये जनाब बिल्कुल हट जाएगा। लैम्डा एम नॉट स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लैम्डा एम नॉट नहीं, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने वाले हैं। तो सी आपको बाहर मिल जाएगा, लैम्डा एम स्क्वायर ही बचने वाला है, क्योंकि नीचे वाला कैंसिल आउट हो चुका है। क्लियर? क्लियर जनाब, बिल्कुल क्लियर। के ए तो आपको मिलने ही वाला है, लैम्डा एम नॉट सॉरी, यहाँ पर लैम्डा एम, नीचे लैम्डा एम नॉट। तो जनाब सिर्फ और सिर्फ एक लैम्डा एम नॉट है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं लैम्डा एम नॉट स्क्वायर से, तो यानी कि ऊपर एक लैम्डा एम नॉट बचने वाला है। तो लैम्डा एम नॉट इंटू के, सही है ना। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यानी कि आप के ए इंटू लैम्डा एम नॉट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, सही है, इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करेंगे ना, बिल्कुल, ताकि इक्वेशन पर कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए जनाब ये आ चुका है आपका करेक्ट आंसर, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। आइए देख लेते हैं ध्यान से। पहले तो सी लैम्डा एम स्क्वायर होना चाहिए, सी लैम्डा एम स्क्वायर होना चाहिए, क्या है कहीं पर? नहीं, इसको हटा देंगे। सी लैम्डा एम स्क्वायर यहाँ पर तो है जनाब, ऑप्शन नंबर 3 में भी है, बट ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है। ओके, 2 ऑप्शन को हमने निगलेक्ट कर दिया। अब आगे आते हैं, अब क्या है? लैम्डा एम नॉट के ए, पॉजिटिव का जनाब होना चाहिए, यहाँ पर तो निगेटिव का है, यहाँ पर पॉजिटिव। अच्छा जी, ये इन्होंने इधर कर दिया है, लैम्डा एम नॉट होगा यहाँ पर, के ए पॉजिटिव का है, हमने माइनस कर दिया क्या? नहीं, पॉजिटिव ही रखना है इसको, पॉजिटिव का है, और यहाँ पर निगेटिव का है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बाकी की भी चीज यहाँ के देख लेंगे आप, यहाँ पर निगेटिव के ए लैम्डा एम नॉट स्क्वायर होना चाहिए, सही है ना, निगेटिव ही तो है, देखिए ये रहा निगेटिव लैम्डा एम नॉट स्क्वायर के ए, राइट, यहाँ पर नॉट मिस हो चुका है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाने वाला है जनाब। सिंपल सी बात थी, यहाँ पर आप ये सब कुछ करते आ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम से, तो ये सब कर लेंगे। के ए का फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, अल्फा जनाब ये होता है। तो जनाब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे सभी सेल के बारे में पूछ लिया गया है, सेल के ऊपर पीएचडी कराते हैं आपको। चलिए आइए, कौन कौन सा सेल है? लेक्लैंचे सेल, निकल कैडमियम सेल, फ्यूल सेल, मरकरी सेल। तो जनाब आते हैं, जो नोट्स बनाने वाले हैं ना हम, वो आपको लिखने हैं। शॉर्ट नोट कॉपी उठाइए और नोट करना शुरू करिए। लेक्लैंचे की स्पेलिंग हम जरूर देखेंगे, लेकिन लेक्लैंचे सेल LANCHE। तो जनाब ये सेल कैसा है? नॉन रिचार्जेबल। चलिए पहले लिख देते हैं कौन सा सेल है ये, नॉन रिचार्जेबल। आप इसको रिचार्ज वगैरह नहीं कर सकते, नॉन रिचार्जेबल। और जनाब ये होता है प्राइमरी सेल, इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी सेल। कहाँ कहाँ पर इसको यूज किया जाता है? फ्लैश लाइट्स में हम इसको यूज करते हैं मोस्टली, वाइडली यूज इन फ्लैश लाइट्स, FLASHLIGHTS, वाइडली यूज इन फ्लैश लाइट्स, या फिर अदर पोर्टेबल, जिसको हम इधर तो ले जा सकते हैं, मतलब अदर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड अदर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी हम इसका यूज करते हैं, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सही है। ओके, बस इतना सही जान लीजिए आप लेक्लैंचे सेल के बारे में। आगे आते हैं, निकल कैडमियम के बारे में बात करते हैं। निकल कैडमियम सेल कैसा होता है? ये होता है जनाब रिचार्जेबल, आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। ओहो, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे हम? रिचार्जेबल सेल। ओके, बस इतना ही जान लीजिए इसके बारे में। आगे आते हैं फ्यूल सेल। ओहो, फ्यूल सेल के ऊपर जनाब यहाँ पर भी पूछा गया है, और एक क्वेश्चन तो प्रॉपर फ्यूल सेल के ऊपर ही पूछा गया था, करके आ रहे हैं आप, वहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हुए थे। चलिए एक बार फिर से फ्यूल सेल के बारे में आपको कुछ बता देते हैं, FUEL। बाकी सारी बातें तो वहाँ पर बता ही चुके हैं, उससे ज़्यादा कुछ जाना नहीं है। फ्यूल सेल थोड़ा लिख देंगे, इट कन्वर्ट्स
ये सब चीजें आपकी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट होनी चाहिए जनाब, फालतू में नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पर। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल, ओहो तो रफ करते हैं, दोबारा जनाब लिखेंगे फ्रॉम अ फ्यूल थ्रू केमिकल रिएक्शंस, फ्रॉम अ फ्यूल थ्रू केमिकल रिएक्शंस यूजिंग ऑक्सीजन एंड और अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। चलिए लिख देंगे यहाँ पर हम इसको। ओके तो यस ये कंप्लीट हो चुका है फ्यूल सेल। अब बारी है मरकरी सेल की। मरकरी सेल जनाब क्या होता है? मरकरी सेल क्या होता है? एक टाइप की बैटरी होती है, टाइप ऑफ बैटरी जो मरकरी ऑक्साइड का यूज करती है, टाइप ऑफ बैटरी दैट यूजेस मरकरी ऑक्साइड, दैट यूजेस मरकरी ऑक्साइड, राइट। और इसका काम क्या है, इसकी खासियत क्या है? ये स्टेबल वोल्टेज को मेंटेन रखता है, राइट, स्टेबल वोल्टेज को मेंटेन रखेगा, या फिर हम स्टेबल आउटपुट वोल्टेज लिखने ज़्यादा बढ़िया रहेगा, राइट, स्टेबल आउटपुट वोल्टेज, स्टेबल आउटपुट वोल्टेज मेंटेन्स, या फिर यहाँ पर लिख देंगे हम मेंटेन स्टेबल आउटपुट वोल्टेज। क्लियर है। इसका यूज हम हियरिंग एड्स में करते हैं, मतलब जो सुनने वाली मशीनें होती हैं वहां पर हम इसका यूज करते हैं, हियरिंग एड्स। क्लियर है। चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी हो गई, आपको लिख भी लेना है सभी की चीजों के बारे में। आइए अब देखते हैं लेग्रैंजे सेल का काम क्या है। कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कम्बशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नहीं जनाब, इसका काम ये नहीं है, इसका ये वाला काम किसका है? ये फ्यूल सेल का, फ्यूल सेल का काम है। ये क्या काम है? एनर्जी ऑफ कम्बशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनाब एनर्जी ऑफ कम्बशन से ही है, इसका अब कंफ्यूज मत हो जाना इन सब चीजों में, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब। चलिए यानी कि फर्स्ट वाला कहां पर हो जाएगा? फ्यूल सेल में। मतलब इसका क्या हुआ? कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कम्बशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनने वाली है, यानी कि फ्यूल सेल सही होने वाला है इसके माध्यम से। क्लियर है। आगे आते हैं। डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन एंड इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। ओहो, हियरिंग एड्स बता दिया हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। मरकरी सेल होता है, सेकेंड वाला मरकरी सेल का हो जाएगा। रिचार्जेबल, रिचार्जेबल जनाब कौन से होते हैं? देखिए रिचार्जेबल सेल निकल कैडमियम, यानी कि थर्ड ये हो जाएगा। लेग्रैंजे सेल रिएक्शन एट एनोड Zn से Zn2+ जनाब यही होता है लेग्रैंजे सेल। आपको ये सब बता दिया गया है, यहाँ पर आप ये भी लिख लेंगे रिएक्शन एट एनोड, क्योंकि एनोड पर क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन ना। यस, ये सब आप देखकर परेशान बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। 4312 क्या है जनाब? 4312 ओहो, ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप सीखने के लिए बैठे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर चारों चीज सीखने की जरूरत है। बट जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक भी आता है ना, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, 4 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको पहला वाला आता था ना, तो बताइए 2 1 3 4 एक ही ऑप्शन आपको मार्क करना है, एक ही पता है ना, तब भी आप टिक करके आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं सी के बारे में। सी में 4 4 ओके, तो 4 दो जगह पर है, यानी कि आपको 2 भी अगर आते हैं ना, तब भी आप क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बताइए